चलो बताओ तो क्या पढ़ रहे थे? What were we studying in the last class? So how to calculate M for a pair of coils? M निकाल लिया। LR सर्किट की बात हो गई थी हमारी आपसे। Yes sir. और म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं वो याद आ गया था या अभी नहीं निकाला था हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस? So mutual inductance हो गया था. हो गया था। आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, याद है आपको? Yes sir. क्या था होमवर्क? वो 3 डायग्राम दिए थे उसमें M का 3 क्वेश्चन दिए थे, सॉल्व किया आपने? सॉल्व किया क्या? शायद पहला क्वेश्चन ये था क्या क्वेश्चन? नो सर. पहला क्वेश्चन क्या था, याद दिलाओ? स्क्वायर था, अंदर छोटा स्क्वायर, फिर उसके बाद बी. अच्छा ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया था, राइट? यस सर. चलो ये स्क्वायर था, स्क्वायर की साइड ए थी, इसकी साइड बी थी, और आपको ये दे रखा था दैट ए इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर्ड टू, राइट? यस सर. तो टेल मी किसका फ्लक्स लिखेंगे आप? पहले तो मैंने आपको बताया था करंट की टर्म मान लेते हैं अपनी तरफ से, इसमें करंट कुछ I1 मान लेते हैं, इसमें करंट कुछ I2 मान लेते हैं, राइट? अब किसका फ्लक्स लिखोगे, अंदर वाले का कि बाहर वाले का? इनर. इनर का। और जब अंदर वाले का फ्लक्स लिखोगे तो फील्ड लोगे बाहर वाले की, बी आउटर इनटू एरिया ऑफ इनर. इनर। चलो आउटर वाले की फील्ड लिख के देखते हैं। आउटर वाले की अगर फील्ड लिख के देखें तो ये बेसिकली 4 वायर हैं, ये पॉइंट सेंटर है, ये पॉइंट सेंटर है, ये पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी है b/2, ये एंगल कितना है 45 इसकी फील्ड लिखनी हमने आपको सिखाई हुई है। इस वायर की फील्ड कितनी होगी? इस वायर की फील्ड हो जाएगी μ0I2 अपॉन 4 into b/2 into sin 45 प्लस sin 45। ये एक वायर की फील्ड हुई, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे? क्योंकि चारों वायर की फील्ड सेंटर पे सेम डायरेक्शन में आएगी। ये बात समझ में आती है? यस सर. और अंदर वाले का एरिया कितना है? ए स्क्वायर. अब आपने फ्लक्स लिखा है अंदर वाले का, मतलब फ्लक्स आपने किस कॉइल का लिखा है? फ्लक्स आपने लिखा है कॉइल नंबर 1 का। तो अगर आपने कॉइल नंबर 1 का फ्लक्स लिखा है तो आप किसके करंट की टर्म को छोड़ देंगे? सेकंड वाले की टर्म को छोड़ देंगे, यानी कि φ1 इज इक्वल टू I2 को छोड़ दोगे, यहाँ पे इस वाले I2 को अलग ले लेना, I2 के अलावा जो भी बचेगा वही तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यस सर. तो I2 को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है वो आपका M है। एनी डाउट इन दिस? जल्दी बोलो, एनी डाउट? नो सर. यही सिखाया था पिछली बार। यस सर. और क्या क्वेश्चन था? सर 2 सर्कल्स थे. ये कॉइल थी और ये कॉइल थी, दोनों के सेंटर के बीच में एक्स डिस्टेंस. सेंटर के बीच में एक्स डिस्टेंस था। इसकी रेडियस कितनी थी? कैपिटल आर. इसकी स्मॉल आर. स्मॉल। चलो करंट मुझे पता नहीं है तो करंट मान लो यार I1 और I2। अब तक मुझे इतना पता है कि फ्लक्स हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है कि छोटे वाले का लिखा जाता है? छोटे वाले का। और स्मॉल आर वेरी स्मॉल दिया हुआ था, बोलो हाँ है ना? यस सर. तो ध्यान से सुनना, मैं फ्लक्स लिखूंगा छोटे वाले का, छोटे वाले मतलब 2 का, उसके लिए फील्ड लूंगा 1 की और एरिया लूंगा 2 का। अब ये जो 1 वाली कॉइल है, इस 1 वाली कॉइल की वजह से मुझे यहाँ पर फील्ड लिखनी आती है, क्योंकि इसमें अगर ऐसे करंट है तो इधर फील्ड होगी। और ये हमको पढ़ाई गई है कि ये जो 1 की फील्ड होती है ये होती है μ0 I1 r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. और क्योंकि ये r बहुत छोटा है, यानी कि ये एरिया बहुत छोटा है, तो अगर ये एरिया बहुत छोटा है तो इस पूरे एरिया के लिए यही फील्ड मानी जा सकती है। एक्चुअल में तो ये फील्ड सिर्फ इसके सेंटर पे, पर ये एरिया बहुत छोटा है तो मैं पूरी एरिया के लिए यही फील्ड मान सकता हूँ। इज दैट क्लियर? यस सर. μ0 I1 r स्क्वायर अपॉन
twice of r square plus x square की power 3/2. What is the area of second coil? Pi into small r square. अब बताइए इसमें कौन सी टर्म छोड़ देंगे आप? अरे phi 2 के एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म छोड़ दोगे? I1. I1 की, और I1 को छोड़ के जो बाकी सब है वो m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes sir. इस वाले I1 को अलग कर लेना, I1 को छोड़ के बाकी सब जो लिखा है वो m हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा आंसर है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. पक्की बात है? Yes sir. ठीक है, अब सुनो इधर। अब तक तुम्हें ये पता है कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है और म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है। तो देखो ईएमएफ इन सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन कंबाइंड। सर एक थर्ड क्वेश्चन भी था, वो समझ नहीं आया था। एक क्वेश्चन और था क्या? यस सर। हाँ क्या था, बोलो क्वेश्चन क्या था? सर इनफाइनाइट वायर और एक स्क्वायर था उससे ए डिस्टेंस पर। एक इनफाइनाइट वायर था और स्क्वायर था, कितने डिस्टेंस पर? ए डिस्टेंस पर। ए डिस्टेंस पर। स्क्वायर की साइड कितनी थी बच्चे? डी। डी। यस सर। और इनफाइनाइट वायर पे आई करंट। इनफाइनाइट वायर पर आई करंट, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सुनोगे, ध्यान से सुनो, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो। ये तो क्वेश्चन था, अरे यही तो क्वेश्चन था। यस सर। आप समझो, इससे पहले हमने जितने भी सवाल डील किए, चाहे हमने ये वाला सवाल डील किया है, चाहे इससे पहले आपको याद है लास्ट क्लास में आपने ये सवाल डील किया था ना, कॉइल है, कॉइल के अंदर छोटी कॉइल, बोलो आया ना? याद आ रही है ये बात? यस। यस सर। तो अब समझो, इसका भी कुछ एरिया है और इसका भी कुछ एरिया है, मतलब आप इसके एरिया का फ्लक्स भी लिख सकते हो, इसके एरिया का फ्लक्स भी लिख सकते हो। वो हमने सीखा है कि हमेशा छोटे वाले का ही हम लिख पाएंगे, बड़े वाले का लिखने की हमारी औकात नहीं है, तो इसलिए हम हमेशा छोटा वाला एरिया लेते हैं। लेकिन एरिया तो बड़े का भी डिफाइंड है और एरिया छोटे का भी डिफाइंड है, मानते हो? यस सर। यहाँ पर भी एरिया बड़े का भी डिफाइंड है, छोटे का भी डिफाइंड है, लेंगे कौन सा? छोटा वाला। यहाँ पर देखो, इसका एरिया भी डिफाइंड है, इसका एरिया भी डिफाइंड है, लेंगे कौन सा? छोटा वाला। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या इस वायर का कोई एरिया डिफाइंड है? डिफाइंड ही नहीं है। इसका एरिया डिफाइंड है, स्क्वायर का। सिर्फ इस लूप का एरिया डिफाइंड है। अगर इसका नाम मैं PQRS रख दूं, यानी कि इस क्वेश्चन में तो मुझे सोचना ही नहीं है फ्लक्स में किसका लिखूंगा, ऑब्वियसली सिर्फ लूप का ही लिखूंगा, क्योंकि लूप का ही फ्लक्स डिफाइंड है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फ्लक्स किसका लिखेंगे, जल्दी बताइए, फ्लक्स किसका लिखेंगे? लूप का। जब आप लूप का फ्लक्स लिखेंगे तो फील्ड किसकी लेंगे, लूप की कि वायर की? वायर की। और एरिया किसका लेंगे? फिर से लूप का। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और करंट की टर्म कौन सी छोड़ोगे, ध्यान रखना, क्योंकि फ्लक्स लूप का लिख रहे हो तो करंट की टर्म इस वाले की छोड़ दी जाएगी, जो भी आंसर आने वाला होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब जब तुमने देखा कि सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब अगर मुझे लूप का फ्लक्स लिखना है तो ये मुझे सिखाया गया था, मुझे वायर की फील्ड लेनी होगी, एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा डीए लूप पर, और इसको लिख के क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट, बी डॉट डीए का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। तो यहां से कितनी दूरी जाओगे? एक्स, एक्स पे जाके ये रहा एलिमेंट, कितनी विड्थ का? dx विड्थ का। बताओ इसका एरिया कितना होगा, dx विड्थ का एरिया कितना होगा, जल्दी बताओ। ये d और ये dx, d इंटू dx। कितना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और यहाँ पर फील्ड कितनी होगी वायर की? यहाँ पर वायर की फील्ड कितनी होगी? वायर की फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स अंदर की तरफ। बोलो हाँ या ना? म्यू Yes, sir. नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी
इंटू dx। ये फ्लक्स हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ तक क्लियर है? यस सर। म्यू नॉट आई टी अपॉन 2 पाई dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। x की लिमिट कहां से कहां तक बेटा? x की लिमिट a से लेकर a प्लस डी तक। a प्लस डी तक बेटा, यस से लेकर यहीं तक तो लूप है। तो बताओ फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट डी अपॉन 2 पाई लॉन ऑफ a प्लस डी अपॉन a प्लस डी अपॉन a इंटू आई। बोलो क्या ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब बताओ फ्लक्स किसका लिखा है तुमने? लूप का। तो किसका करंट छोड़ा जाएगा? लूप का करंट छोड़ा जाएगा कि वायर का करंट छोड़ दिया जाएगा? वायर का करंट। तो इस आई को छोड़ के ये जो पूरा माल मसाला लिखा हुआ है यही क्या होना चाहिए बेटा? एम। समझे नहीं समझे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्या लिखा हुआ है? ईएमएफ इन सेल्फ इन म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि ऐसा केस जिसमें आपको सेल्फ भी कंसीडर करना है और म्यूचुअल भी कंसीडर करना है। हालांकि इतना बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता है, बट फिर भी एक बार देख लो और समझ लो। जैसे मान लो एक कॉइल है, इतना क्लियर हो जाएगा ना तो जिंदगी भर गलती नहीं करोगे। इस कॉइल में करंट I1 है और इस कॉइल में करंट I2 है, ऐसे करते हैं। अब मैंने कह दिया ये I1 भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और I2 भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दोनों ही करंट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये वाली जो कॉइल है इसमें ईएमएफ क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा? यस सर। कितनी वजह से? एक वजह से कि दो वजह से? दो वजह से। इसके खुद के करंट के चेंज होने की वजह से इसमें जो ईएमएफ आएगा वो सेल्फ इंडक्शन है, लेकिन इसके करंट के चेंज होने की वजह से भी जो इसमें ईएमएफ आएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर इसका कोफिशिएंट L1 है और इसका कोफिशिएंट L2 है और इनका म्यूचुअल कोफिशिएंट कितना है? एम। तो मैं क्या लिख सकता हूं? व्हाट इज द फ्लक्स इन कॉइल 1? इसका जो फ्लक्स है वो हो जाएगा L1I1 प्लस MI2। बोलो हाँ या ना? L1 आपने ये पढ़ा था फाई बराबर LI, ये तो सेल्फ का फ्लक्स हुआ। और आपने ये भी पढ़ा था दैट φ2 इज इक्वल टू MI1, ये म्यूचुअल वाला है। एक बात समझ? यस सर। हमने दोनों फ्लक्स को क्या कर दिया? उठा के ऐड। कोई मुझे बता सकता है जोड़ा क्यों? यही इंपॉर्टेंट है, इसी में गलती होती है। देखो क्योंकि करंट की डायरेक्शन ही बता रही है कि सेल्फ और म्यूचुअल के फ्लक्स एक ही सेंस में। देखो सेल्फ, इसमें जो करंट है वो भी इधर ही फील्ड देगा और इसमें जो करंट है वो भी यहाँ पर इधर ही फील्ड देगा। दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं? यस सर। तो फ्लक्स ऐड होके आएगा। तो अब अगर ये फ्लक्स आ गया तो फैराडे लॉ से ईएमएफ कितना क्रिएट होगा इसमें? पहली वाली कॉइल का ईएमएफ क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा L1 di1/dt प्लस m टाइम्स di2/dt। और बहुत क्लियरली दिख रहा है इसका ये वाला हिस्सा पहले के करंट चेंज होने की वजह से, ये वाला हिस्सा दूसरे के करंट के चेंज होने की वजह से, ये टोटल ईएमएफ इसमें क्रिएट होगा। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। सिमिलरली इस कॉइल का फ्लक्स कैसे लिखोगे? φ2 L2I2 प्लस MI1 प्लस MI1। शाबाश। इसका ईएमएफ क्या होगा? L2TI2/dt प्लस MDI1/dt। यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। अच्छा अगला सवाल, अगर इसमें करंट ऐसे होती है I1 जैसी है और इसकी करंट मैं उल्टी कर दूं, मान लो I2 ऐसा कर दूं, तो कहाँ बदलाव आएगा? सर एक बार दोबारा से। बेटा इसमें करंट I1 ऐसे ही रखते हैं, इसकी करंट उल्टी कर देते हैं, I2 ऐसे कर देते हैं। अब क्या लगता है कहाँ चेंज आएगा? बताओ सोच कर। सर वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा? नेगेटिव। रीजन, इसका जो करंट है वो यहाँ पर फील्ड इधर दे रहा है, लेकिन इसका करंट अब यहाँ पर फील्ड अपोजिट दे रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसका मतलब
प्लस की जगह माइनस हो जाएंगे, दोनों के फ्लक्स सेम सेंस में नहीं है, अपोजिट सेंस में, इसलिए माइनस में रहेंगे। बाकी बच्चों जल्दी बताओ समझ में आई ये बात की नहीं आई? हर्षिता, अंशु, गरिमा, सिया, विनय, पांचों बच्चे जल्दी बताओ समझे नहीं समझे इस बात को? यस सर। ठीक है, अब बताओ मुझे कितना अगर समझ गए तो, कितना अगर समझ गए तो बताओ। यस ये सर। कॉइल है और ये कॉइल है, इसमें करंट ऐसे है I1 और इसमें करंट ऐसे है I2। पहली कॉइल का फ्लक्स क्या होगा? L1, L2 और M। क्या होगा पहली कॉइल का फ्लक्स बताइए? L1 L1 I1 प्लस माइनस, MI2। तो EMF होगा L1 di1 by dt माइनस M di2 by dt। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। ऐसे ही दूसरे वाले का भी अब आप लिख पाएंगे, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए छोटे छोटे दो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो समझ लीजिए। रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल है, ये एक दूसरी कॉइल है, ठीक है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2। आपको मैंने क्लास में भी समझाया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें से किसी कॉइल का नहीं होता, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक का होता है कि पूरे पेयर का होता है? पूरे पेयर। तो इस पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मान लेते हैं? M। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी M L1 और L2 के बीच में, वो होती है ये M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। यहाँ पर K क्या होता है इसका? K को हम एक नाम देते हैं कपलिंग फैक्टर, और इस K की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। K की वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 1 के। अब सवाल ये है कि सर ये K जो कपलिंग फैक्टर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को फिर मैं समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि एक कॉइल का जो फ्लक्स है, एक कॉइल का जो फ्लक्स है उसका कितना हिस्सा दूसरे वाले में से भी पास कर रहा है। एक कॉइल का जो फ्लक्स है उसका कितना हिस्सा दूसरे वाले में से भी क्या कर रहा है? पास कर रहा है। समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, 1 2 3 4। इधर देखो, मान लो ये कॉइल है और इसके अंदर एक दूसरी कॉइल रखी हुई है ऐसे। अब बताओ सोच के, क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि एक कॉइल का जितना भी फ्लक्स है, मान लो इसमें कुछ भी करंट है, तो जितनी भी फील्ड होगी वो दूसरे में से भी पूरा पूरा पास करेगा, हाँ या ना? इसका कपलिंग फैक्टर कितना हो गया? 1। 1 मतलब 100% एक दूसरे का फ्लक्स लिंक्ड है। इधर बताओ सोच के, अगर एक कॉइल ऐसे रखी है और दूसरी कॉइल ऐसे रखी है, बताओ एक के फ्लक्स का कितना हिस्सा दूसरे से पास करेगा? एक के फ्लक्स का कितना हिस्सा दूसरे से पास करेगा? जैसे मान लो इसमें कुछ करंट है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? ऐसे होती है। बनाओ फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस बनाओगे तो ऐसे 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 ही बनती है फील्ड लाइंस की नहीं? बोलो हाँ या ना? यस।
इसकी फील्ड लाइंस कितनी इसमें से पास कर रही है, इस वाली कॉइल में से कितनी पास कर रही है, एक भी कर रही है क्या पास? कितना कपलिंग फैक्टर है बेटा बताओ? 0। इधर देखो थर्ड एग्जांपल, ये कॉइल रखी है और एक कॉइल बहुत दूर रखी हुई है, बहुत दूर, वेरी फार। क्या कपलिंग फैक्टर होगा? बोलो क्या कपलिंग फैक्टर होगा? 0। 0, क्योंकि इसमें अगर करंट है भी तो इसकी जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो वहां तक पहुंचेंगी नहीं बेटा, उससे पहले घूम के वापस आ जाएंगी। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हाँ, फोर्थ एग्जांपल देखो, इससे तो और समझ में आएगा। देखो ये कॉइल है और इसके बगल में एक कॉइल है, बहुत दूर नहीं, बगल में रखी हुई है। तो अपने आप सोचो, मान लो इसकी फील्ड लाइंस ऐसी है, मान लो इसकी फील्ड लाइंस ऐसी हैं, और अब मुझे सोच के बताओ, बोलो आप बताओ, इसका जो फ्लक्स है क्या उसमें से कुछ हिस्सा इसमें से भी पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसकी टोटल लाइंस कितनी है? 5। 5 में से इसके साथ कितनी लिंक्ड है? 3। तो कपलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 3/5 यानी कि 0.6। 0.6 का मतलब इसका 60% फ्लक्स इससे भी पास कर रहा है। 5 का 60% 3 ही होता है। बोले ये बात समझ आए कि नहीं आई? यस। कपलिंग फैक्टर का मतलब समझ गए आप? यस। ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंडक्शन इन सीरीज। जैसे हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा था, यस सर। कैपेसिटर इन सीरीज पढ़ा था, यस सर। जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज होता है, कैपेसिटर इन सीरीज होता है, वैसे ही क्या होता है, इंडक्टर इन सीरीज भी होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। ध्यान सुना, मान लो मेरे पास ये एक इंडक्टर है और ऐसे करके वाइंडेड है, मतलब इसकी कॉइल ऐसे है, और ये एक दूसरा इंडक्टर है, और दोनों को सेम सेंस में वाइंड किया गया है। अब ये जो सेम सेंस है ना, यही शब्द बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से सुनिए। ये ए, ये बी, सेम सेंस का मतलब ये है कि अगर यहां से करंट जा रही है, मान लो ईएमएफ की बैटरी है, तो ये जो करंट ऐसे करके आएगी, ये इसमें अगर ऐसे जाएगी करंट, तो यहां से आने के बाद इसमें भी ऐसे ही जाएगी, सेम सेंस में जाएगी। मतलब यहां पर भी करंट अगर अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ पर भी करंट अंदर की तरफ ही जाएगी। पहले क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना मान लेते हैं? L1। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना मान लेते हैं? L2। और इनका म्यूचुअल, आपस में म्यूचुअल कितना मान लेते हैं? M। चलिए दिमाग लगाइए, सोचो, जब यहां से करंट जाएगा और ये करंट की वैल्यू चेंज करेगी, तो इसमें ईएमएफ क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट होगा? यस। उसकी पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा तो लेंज लॉ से वो उसे अपोज करेगा। कितना ईएमएफ होगा ये भी मैंने पहले समझाया था, ये हो जाएगा L1 इंटू DI/dt प्लस M इंटू DI/dt। क्या आपको समझ में आता है? ये सेल्फ वाला और ये म्यूचुअल वाला, समझे कि नहीं समझे? यस सर। करंट दोनों में अलग अलग है कि करंट दोनों में सेम है? करंट दोनों में सेम है क्योंकि सीरीज में है। देखो ध्यान से इधर, जब तुमने यहां पर एग्जांपल लिया था, ये वाला, जब तुमने यहां पर एग्जांपल लिया था कांग्या, तो एक में I1 था, एक में I2 था, एक में I1 आया था, एक में I2 आया था। लेकिन जब अगर ये I1 I2 दोनों में करंट ही सेम है, तो यहाँ पर भी I आ जाएगा, यहाँ पर भी I आ जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। इसका करंट भी आई है, इसका करंट भी आई है, इसका ईएमएफ हो गया L1 DI/dt प्लस M DI/dt। मैंने ऐड क्यों किया है? ऐड क्यों किया है? ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोनों में सेम सेंस में करंट है। अभी समझाया मैंने, इसमें भी अंदर करंट, इसमें भी अंदर करंट, तो दोनों फ्लक्स सेम सेंस में आएंगे। समझ पाए ये बात? यस सर। इसका ईएमएफ कितना आएगा?
E2 L di by dt plus m di by dt. L2 di by dt plus m di by dt, इतना चमका आपको? Yes sir. आप बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में आप क्या करते थे? Add. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में आप क्या करते थे? बोलो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में क्या करते थे बेटा? देखो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स होते थे तो मेरा मतलब क्या होता था कि मैं सारे कैपेसिटर हटा के एक लगा दूं, उसे इक्विवेलेंट कहते थे। ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस होते थे तो मैं अगर सारे हटा के एक लगा दूं तो उसे मैं आर इक्विवेलेंट कहता था। मानते हो इस बात को? Yes sir. अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास ये जो दो इंडक्टर है, मैं इन दोनों को हटा के क्या करूं? एक एक लगा दूं। तो मैंने दोनों को हटाया, एक लगा दिया। किन दोनों पॉइंट्स के बीच में? ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में लगाया, ये रही बैटरी ई की, और इसको नाम दे दिया एल इक्विवेलेंट। अब तुम मुझे सोच के एक बार बताओ, इस एल इक्विवेलेंट में भी यही करंट जा रही होगी? आई बोलो हाँ या ना? yes sir. क्या इसमें म्यूचुअल का कोई कॉन्सेप्ट होगा? जब आपने दोनों को हटा के एक लगा दिया तो म्यूचुअल का कोई कॉन्सेप्ट बचा? No. नहीं बचा। अब तो ये अकेला है ना, अकेले में तो सिर्फ सेल्फ होगा। म्यूचुअल के लिए तो दो होने चाहिए थे भैया, इसमें और इसमें म्यूचुअल होता है, ये तो अकेला है। तो इसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो सिर्फ सेल्फ वाला क्रिएट होगा। उस ईएमएफ को नाम देता हूं मैं ई इक्विवेलेंट, एंड दैट विल बी एल इक्विवेलेंट इनटू डीआई बाय डीटी, एज सिंपल एज दैट। म्यूचुअल का तो कुछ आएगा ही नहीं। क्या ये बात चमकी आपको कि नहीं चमकी? Yes sir. अब हमें एल इक्विवेलेंट निकालना सीखना है कि एल इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो एक लाइन में समझिएगा और बताइएगा। पहले ओरिजिनल सर्किट देखिए। ओरिजिनल सर्किट में अगर ए से बी तक जाएं, ए से बी तक ऐसे जाएं, तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है? कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है बोलो? यहाँ ड्रॉप हो रहा है E1 का और यहाँ ड्रॉप हो रहा है E2 का। मानते हो? Yes sir. तो टोटल ड्रॉप कितना आया? Even plus C2. और अब जब इक्विवेलेंट सर्किट में ए से लेकर बी तक जाऊं तो कितना ड्रॉप हो रहा है बोलो? EQ. इक्विवेलेंट, ये दोनों ड्रॉप बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? Yes sir. ए और बी के बीच की E1 की जगह ही वैल्यू रख दो। E1 की जगह वैल्यू रख दो, क्या आएगा? L1 di by dt प्लस m di by dt, ये आ गया E1 की जगह। E2 की जगह क्या आ जाएगा? L2 di by dt प्लस m di by dt। बहुत बढ़िया। और इधर आ जाएगा L इक्विवेलेंट इनटू di by dt। आई एम श्योर इतना आपको समझ में आ गया होगा। सारे di by dt कॉमन लेके काट दीजिए, यहां से आपको L इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी L1 प्लस L2 plus 2m. This is equivalent reluctance in series जब वाइंडिंग सेम सेंस में होती है। बोलो समझे कि नहीं समझे? Yes sir. अब अपने आप बताओ सोच के। दूसरा केस तुम खुद से ड्राइव कर सकते हो। देखो जरा, इस बार फिगर ऐसी बनाई है मैंने। चलो फिगर देख के क्या लगता है, वाइंडिंग सेम सेंस में कि अपोजिट सेंस में? Opposite. यहाँ से अगर आई करंट जाएगा, यहाँ से आई करंट जाएगा, यहाँ से आई करंट जाएगा, तो इसमें करंट अंदर जाएगा। लेकिन इसमें करंट अंदर जाने की जगह इसमें करंट ऐसा आएगा। मतलब समझो, इसमें करंट अंदर की तरफ घुसेगा, इसमें करंट बाहर से निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. तो ये आई करंट आ गया। तो सेम सेंस में वाइंडिंग नहीं, अपोजिट सेंस में वाइंडिंग है। अगर अपोजिट सेंस में वाइंडिंग है तो अब तो ये समझना बहुत ही सिंपल है। सर ये पॉइंट ए ले लीजिए, ये पॉइंट बी लीजिए। इसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगी E1, वो होगा L1 di by dt माइनस m di by dt। माइनस क्यों हुआ समझ में आ गया? Yes sir. इसका ईएमएफ L2 di by dt minus m di by dt. बहुत अच्छी बात है। अगर मैं दोनों को हटा के इक्विवेलेंट बना लूं तो इक्विवेलेंट का मतलब मैंने दोनों को हटा के एक इंडक्टर लगा दिया। ये रहा, Yes sir. दिस इज E and this is L equivalent। बोलो चलेगा?
Yes, sir. इसमें आई करंट जा रहा है, तो अगर आई करंट जा रहा है तो इसका जो ईएमएफ है वो तो सिर्फ सेल्फ वाला ही है, ई इक्विवेलेंट इज एल इक्विवेलेंट डीआई बाई डीटी। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। चलो फटाफट देखते हैं, ए से लेकर बी तक यहाँ पे ड्रॉप क्या है, यहाँ पे ड्रॉप कितना है, E1 प्लस E2। अब मैं सीधे लिख देता हूँ, E1 है L1 DI by dt माइनस का DI by dt प्लस E2 है L2 DI by dt माइनस का M DI by dt। ये तो ड्रॉप हुआ इधर से, इक्विवेलेंट में यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप है, इक्विवेलेंट में यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप है L इक्विवेलेंट इनटू DI by dt। तो ये बराबर कर दूं अगर तो DI by dt सब कट जाएगा, आपको मिल जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। प्लस तब आता है जब सेम सेंस की वाइंडिंग होती है, माइनस तब आता है जब अपोजिट सेंस की वाइंडिंग होती है। इतनी बात समझ में आ रही? Yes, sir. अब मान लो ऐसा दे दे या ऐसा पूछ ले कि जो तुम्हारा सर्किट है, उस सर्किट में ये वाला इंडक्टर और ये वाला इंडक्टर ये है तो सीरीज में, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर, वेरी फार, बहुत दूर दूर। तो सोचो आराम से, क्या इसका फ्लक्स इसके साथ या इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है कि नहीं लिंक्ड है? No, sir. नहीं लिंक्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी हो गई इनकी, L1 plus L2. 0। तो अब जो L इक्विवेलेंट आएगा वो सिर्फ L1 प्लस L2 आएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है ही नहीं इसका। तो ये फॉर्मूला तब होता है जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो कि जनरली आपके पेपर में पूछा जाएगा। और यहां से आप मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो इंडक्टर के वही रिजल्ट्स हैं जो रेजिस्टेंस के, क्योंकि जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगते थे तो उनका इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 था, वैसे यहाँ पे L1 प्लस L2 आ गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नेक्स्ट, इंडक्टर्स इन पैरेलल। और ये जो एनालिसिस अब मैं आपको कराने जा रहा हूं अगले 5 से 10 मिनट में, ये इस बात को और प्रूव कर देगी कि इंडक्टर्स के रिजल्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसे ही होते हैं। आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस याद है तो इंडक्टर्स भी याद है। देखो तुम्हारे पास ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर है और ये एक बैटरी है। E L1 L2। पहला सवाल, यहां से करंट निकली आई, इसमें चली गई I2, इसमें चली गई I1, ब्रेक हो गई ना करंट। अब करंट सेम थोड़ी होगी, सीरीज में थोड़ी है, पैरेलल में। मान लो इस पॉइंट का नाम भी A है और इस पॉइंट का नाम B है, तो हमको पता है अगर ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A है, क्योंकि कोई गेन ड्रॉप नहीं है। ये B है तो ये भी B है, क्योंकि कोई गेन ड्रॉप नहीं है। पहला सवाल, क्या इसके और इसके बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी? Yes, sir. नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सोचो, ये इंडक्टर क्या होता है, बहुत लंबी सोलेनॉइड ही तो होती है, बोलो है ना? Yes, sir. सोलेनॉइड के बाहर फील्ड कितनी होती है? Sir. 0। इस सोलेनॉइड की यहाँ पर फील्ड 0, इस सोलेनॉइड की यहाँ पर फील्ड 0। तो जब फील्ड 0 है तो कोई फ्लक्स नहीं है। समझ आई बात? Yes, sir. यानी कि सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस है। तो यहाँ कितना ईएमएफ क्रिएट होगा, यहाँ जो ईएमएफ क्रिएट होगा E1 वो हो जाएगा L1 dI1 by dt, और यहाँ जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, L2 D2 dI2 by dt. बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट लगा दूं, क्या लगा दूं, इक्विवेलेंट, बोलो चलेगा? Yes, sir. तो ये रहा E, ये रहा L इक्विवेलेंट, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा। इसमें एक ऐसे करके ईएमएफ आ जाएगी, E इक्विवेलेंट that should be equal to L equivalent into DI by dt, क्योंकि बैटरी से निकलने वाली करंट आई अब इसमें जा रही हो। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. चलिए, मुझे L equivalent निकालना है, मुझे किसी तरह से L equivalent निकालना है। देखते हैं L equivalent कैसे निकलेगा। तो पहले तो एक बात बताओ, यहां से बताओ A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? ध्यान से देखना, A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है?
E1 यहाँ से यहाँ A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? E2 और यहाँ से यहाँ A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? इक्विवेलेंट। पहली चीज तो मुझे ये मिल गई कि भैया E1 E2 और E इक्विवेलेंट सब बराबर हैं, क्योंकि सब दोनों सब A और B के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सबको बराबर होना पड़ेगा। पहला बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि जो I है वो I1 प्लस I2 है। बोलो I बराबर क्या है? I1 plus I2। I2। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes sir। अगर I बराबर I1 प्लस I2 है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो समय के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब di by dt di1 by dt प्लस di2 by dt। बोलो हाँ या ना? Yes sir। अब di by dt की वैल्यू यहाँ से बताओ di by dt की वैल्यू, यहाँ से बताओ di by dt की वैल्यू, यहाँ से di by dt की वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट अपॉन इक्विवेलेंट। और बढ़िया। di1 by dt की वैल्यू यहाँ से बताओ। EI अपॉन LI। E1 upon L1। di2 by dt की वैल्यू यहाँ से बताओ। E2 अपॉन L2। लेकिन मैंने ये पहले ही बता दिया कि E1 E2 E इक्विवेलेंट ये सब बराबर है, तो ये और ये कट गया कि नहीं कट गया? Yes sir। क्या मिला? वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। क्या यही रिजल्ट रेजिस्टेंस में नहीं होता था पैरेलल में? Yes sir। सेम चीज आ गई। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes sir। एक चीज और मैं प्रूव कर देता हूं जिससे 100% बात सत्य हो जाएगी कि ये इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा है। आप सोच के बताइए, अगर ये रेजिस्टर होता R1 और ये रेजिस्टर होता R2 और यहां से I करंट आ रही होती, तो हमने सिखाया है ये जो करंट इसमें बढ़ती, जो करंट ऊपर जाती है और जो करंट नीचे जाती है, वो रेजिस्टेंस के रेशो में जाती है कि इनवर्स रेशो में जाती है? रेजिस्टेंस का रेशियो। पैरेलल में करंट कैसे बढ़ती है? अरे कॉमन सेंस लगा बेटा, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी? Yes sir। तो I1:I2 क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में? I1:I2 क्या होता है? R1:R2 या R2:R1? R2 ये पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? Yes sir। आइए देखते हैं कि क्या इंडक्टर में भी ऐसा है कि करंट कैसे बढ़ रही है, क्योंकि मुझे इतना दिख रहा है कि ये जो आई करंट बैटरी से निकली है वो बढ़ रही है, इधर I1 जा रही है इधर I2 जा रही है। मानते हो इस बात को कि नहीं? Yes sir। तो कैसे बढ़ रही है देखते हैं। बताओ, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E1। यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2। क्या E1 और E2 बराबर है? बोलो बेटा। Yes sir। तो इधर देखो ध्यान से, इसका मतलब L1 di1 by dt और L2 di2 by dt बराबर है। यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? Yes sir। dt से dt काट दीजिए और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। L1 di1 का इंटीग्रेशन, L1 तो कांस्टेंट है, di1 का इंटीग्रेशन I1, यहाँ पर L2 कांस्टेंट है तो di2 का इंटीग्रेशन I2। L2। तो यहाँ से क्या दिखा? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा बिहेवियर दिखा। Yes sir। मतलब जो करंट इसमें बटेगी वो इंडक्टेंस के रेशो में बटेगी कि इंडक्टेंस के उल्टे रेशो में बटेगी? इंडक्टेंस के उल्टे। तो जो इंडक्टर कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, जो इंडक्टर ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? Yes sir। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट और समस्या है तो पूछो मुझसे जल्दी से। है कोई डाउट? No sir। ठीक है, अब मैं आपको शुरू से जहां से हमने मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किया है मैं आपको कुछ कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। आप मुझे एक बार जरा क्विकली बता दीजिए कि क्या ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं या नहीं। आप लेक्चर्स अगर रेगुलरली कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो एक बार शुरू से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में बात करी थी और मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, याद है? Yes sir। फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद हमने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था। Yes sir। फिर उसके बाद फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। Yes sir। Yes sir। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, आइडियल क्रॉस बी। Yes sir।
उसके बाद टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, Yes, sir. potential energy of a coil in a magnetic field minus m dot b, Yes, sir. ये पढ़ा है ना अपन ने, मतलब ये पढ़ा है कि नहीं, टाउ बराबर m क्रॉस b पढ़ा है, Yes, sir. बराबर माइनस का m डॉट b, बोलो पढ़ा है, बोलो बच्चों हाँ या ना। आवाज आ रही है मेरी? क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? गरिमा? Yes, sir. Network issue. उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट वो पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। Yes, sir. मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद हमने ईएमआई पढ़ना शुरू किया था, ईएमआई पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. तो जब हमने ईएमआई पढ़ा था तो ईएमआई में हमने आपको सबसे पहले फैराडेज लॉ पढ़ाया था, आया ना? Yes, sir. फैराडेज लॉ के बाद हमने आपको लेंज लॉ पढ़ाया था, Yes, sir. फिर मोशनल ईएमएफ पढ़ाया था ड्यू टू ट्रांसलेशन, Rotation, transmission. Yes, फिर sir. मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, फिर मोशनल ईएमएफ की इंपॉर्टेंस पढ़ाई थी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस, Yes, sir. म्यूचुअल इंडक्टेंस, Yes, sir. Sir. एलआर सर्किट, Yes, sir. एलआर सर्किट ग्रोथ वाला और डीके वाला दोनों, Growth of current in LR circuit. Yes, sir. डीके भी पढ़ाया था। Yes, sir. और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद हमने यहाँ तक आके इंडक्टर्स इन सीरीज और इंडक्टर्स इन पैरेलल, ये भी हो गया, यस और नो? Yes, sir. क्या अभी हमने आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया है? No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो ईएमआई का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा ईएमआई क्या हो जाएगा खत्म, और फिर अपन एसी शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, जो आज पढ़ाया उसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चों? No, sir.